अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी। आज का प्रोग्राम हमने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से रखा है। हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के जो बड़े खिलाड़ी हैं, दो बड़े ख़ानदान, जरदारी और शरीफ ख़ानदान और प्लेयर इमरान ख़ान, अगले करीब तरीन मुस्तकबिल में क्या कर सकते हैं, क्या सियासी चैलेंजेस इन्हें दरपेश हैं, क्या सियासी हिकमत अमली ये ले सकते हैं, कहाँ बंद गली में है, कहाँ खुले रास्ते में है। इसके साथ साथ इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, छोटी छोटी बड़ी, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, सियासी मंजरनामे पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस सब पे आज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हमने प्लान किया है और कोशिश करेंगे कि दुरानी साहब से सवालों में सच बाहर ला जा सके, किसके पास क्या कार्ड है और वो क्या खेल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, आज जरा अब आज आपको लंबी बात नहीं, सवाल जवाब में बात आपके इंट्रो पे एक एतराज़ है। सच तो हमेशा ही आता है, अब आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सच उसको ले आए। मंगल को नवाज शरीफ, आज इतवार की रात हम बात कर रहे हैं, मंगल को नवाज शरीफ साहब की ज़मानत लगी हुई है। अगर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई तो सियासी मंजरनामे पे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ज़मानत होना ना होना अदालत का काम है। मैं तो एक प्रोबेबिलिटी के तहत बात कर। अगर ज़मानत हो गई तो मियाँ साहब खुश होंगे, अच्छा, अगर ना हुई तो नाराज़ होंगे। वो ना हुई पे बाहर, अगर हो गई तो वो बाहर चले जाएंगे या फिर भी पाकिस्तान में रहेंगे, ECL से भी हटेंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर उनकी ज़मानत हो गई, ठीक है ना जी, तो सर्टेन एश्योरेंसेस के साथ जो है और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी PMLN से। और अगर बेल रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा? क्योंकि वो अभी इलाज भी नहीं करा रहे और वो कह रहे हैं कि बेल के बाद। देखिए, उनका जो इलाज का ना कराने का जो एक तरीका है या जो उनका स्टांस है, वो एक लीडर लाइक नहीं है। वो एक मतलब जैसे कम उम्र लोगों के रवैये होते हैं, उस तरह का रवैया है, ज़िद वाला रवैया है और एक खुद सोजी वाला रवैया है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ रवैया नहीं है, सियासी एतबार से। कल के प्रोग्राम में आप उनकी बीमारी पे बात कर रहे थे, आखिरी 1 मिनट में कुछ थोड़ी सी बात में तिश्नगी भी रह गई, बाद में फीडबैक आया हमें। आपने कहा जी जिस तरह नैब से अफसरान और इस तरह, वो बीमारी पर भी आप कुछ बात कर रहे थे, वो भी जरा। देखिए, मैं बीमारी के बारे में उनका ये बताना चाहता हूँ कि उनकी बीमारी जो है वो दिल की बीमारी है और दिल के साथ उनकी किडनी का भी इशू है। हाँ। और उस सिलसिले में मैं आवाम को भी रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि गूगल सरकार जो है, गूगल सरकार को का जो लिंक है इनकी बीमारी की रेफरेंस से, अगर वो प्रोड्यूसर साहब बाद में भी स्टेज पे वो स्क्रीन पे चला दें तो उससे आवाम अगर गूगल पे जाएंगे तो उसका सारा तफसीर उनके सामने आ जाएगी। उनकी बीमारी जो उनके डॉक्टर, उनके ज़ाती डॉक्टर मौलिज ने बताई है, वो भी हम दिखा देंगे आवाम को। और उसके बारे में डॉक्टर गूगल, क्या किसी डॉक्टर को हमने इसलिए नहीं लिया कि डॉक्टर सारे डर रहे हैं। अब जितने पाकिस्तान में मौजूद दिल के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब नू हाथ कौन लाए। मियाँ साहब का जो दिल का मामला है वो है भी ज़रा सेंसिटिव। पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक इलाज हो रहा था तो उसकी वेन रप्चर हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से फिर बाईपास करना पड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, फिर उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम हुई। अब जो डॉक्टर्स ने उन्हें रिकमेंड किया है वो उनकी एंजियोग्राफी रिकमेंड की है। एंजियोग्राफी जब आप करने के लिए जाते हैं तो उसके साथ ही आपने एंजियोप्लास्टी की भी तैयारी की होती है कि आप स्टंट डालना पड़े तो वो भी डाल सकें, और उसके साथ साथ बाईपास का अरेंजमेंट भी किया जाता है कि कोई भी सिचुएशन डेवलप हो उसको डील किया जा सके। इस लिहाज से आप कह रहे हैं कोई डॉक्टर उन्हें खोलने को तैयार नहीं है। हाँ, तो जो पंजाब और यहाँ जितने डॉक्टर हैं वो कहते हैं यार ये हम कैसे उठाएं, अगर बेल बाद में हमें सारा रिजेक्ट हो गई तो फिर तो सेहत का मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर बेल रिजेक्ट होती है या बेल होती है, मियाँ साहब को ट्रीटमेंट से इनकार नहीं करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं डॉक्टर इनकार कर रहे हैं। नहीं, मियाँ साहब को दवाई लेना और वो करने से, और दूसरी तरफ जो हुकूमत पंजाब ने उन्हें ऑफर किया है कि अगर वो बाहर से अपना कोई डॉक्टर बुलाना चाहते हैं तो उसको वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इन केस उनकी बेल नहीं होती तो उन्हें इस फैसिलिटी को ज़रूर अवेल करना। नहीं, आपको लगता है अगर उनकी बेल नहीं होती तो PMLN की सियासत में कोई तब्दीली आएगी?
देखें जी, PMLN की सियासत जो है वो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है। पूरी पार्टी जो है वो, अब आप हम मंजरनामे की तरफ ही आ जाते हैं, पूरी जो PMLN जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है वो अपना रुख बदल चुकी है। ठीक है। पहले जो मियाँ साहब की तरफ देखते थे वो आज जो है वो शहबाज साहब की तरफ देख रहे हैं। और शहबाज साहब ये बड़े शद्दोमत से सबको बता भी रहे हैं कि मेरा ही बयानिया था और मेरी ही परफॉर्मेंस थी। शहबाज साहब भी चाहते हैं बेल हो जाए। देखें जी, शहबाज साहब तो चाहते होंगे बेल हो जाए तो लगे जान बार, तो पीछे हम आराम से खेलें, क्योंकि मियाँ साहब जब तक जेल में हैं तो उनके जो डिज़ाइंस और प्लान्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में एक रुकावट है। और एक जो आप समझते हैं कि उनकी बेल शहबाज के लिए भी आसानी है और या शहबाज के लिए मुश्किल है उनकी बेल? मैं समझता हूँ कि उनकी बेल जो है होने की सूरत में शहबाज साहब के लिए फ़िलहाल आसानियाँ हो सकती हैं, और नून के लिए भी और नून के लिए भी आसानियां हो सकती हैं या नहीं होंगी। और अगर ना हुई तो शहबाज भी मुश्किल में है, नून भी मुश्किल में है और पूरा माहौल भी मुश्किल में है अगर उनकी बेल नहीं होती। लिहाजा काफी डिपेंड करता है, बेल होती है तो मंजरनामा और है, बेल नहीं होती तो बेल अदालत में होनी है। मतलब मंजरनामे में फर्क आएगा। अगर मंजरनामे में बेल होने की सूरत में और बेल ना होने की सूरत में मुझे ये लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब शहबाज शरीफ साहब इतनी स्पेस नहीं देंगे, ठीक है ना जी, कि वो बेल होने या ना होने की सूरत में बहुत बड़ा कोई अपने लिए रोल रख सकते हैं। और मियाँ साहब भी ये फैसला कर चुके हैं कि वो जेल कोई उन्हें भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। फिर बच्चों के मामले में जेल का मामला जब आता है तो उसमें वो सेंसिटिव है। तो इस लिहाज से मुझे ये नज़र आता है कि हर दो सूरतों में अब कोशिश ये होगी कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ, अब इमरान खान साहब का जो इसमें से इम्तिहान होगा वो ये है कि वो माल मसरूका तक पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच, या दिल के गिर्दी, फिर तो नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों नहीं पहुंच सकेंगे? आपको किसने कहा है? या वो दिल के गिर्दी घूमते रहेंगे? तो ये अब असल माल मसरूका का इशू है और चेक भी उनका वही है और आवाम के लिए उनका टेस्ट भी वही है। जरदारी साहब, आसफ अली जरदारी, देखें ना जी, पहले ज़रा इन पर बात कर लें। जरदारी साहब के जेल जाने के इम्कानात हैं। बेल रिजेक्ट हुई है, केस इस्लामाबाद आया है, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है बैंकिंग कोर्ट के केस ट्रांसफ़र करने की, बेल दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, हिफाजती बेल दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको फौरी गिरफ्तारी लगती है या भी गिरफ्तारी में टाइम है? देखिए, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जरदारी साहब अपनी नर्व्स का कंट्रोल खो बैठे। अच्छा। जो हालांकि ये अनलाइक जरदारी साहब, ये अनलाइक जरदारी साहब है। जैसे जो नवाज शरीफ का बिहेवियर है वो अनलाइक नवाज शरीफ है इस वक्त, जो जरदारी साहब का बिहेवियर है ये भी अनलाइक जरदारी साहब है। जरदारी साहब ने पिछले 6 महीने में जो कुछ किया उससे यू टर्न ले लिया। अच्छा, और यू टर्न के उसके ऊपर, दिहाने के ऊपर उन्होंने अपने बच्चे को बिठा दिया। ठीक है ना? ठीक है। अब वो या तो वो बच्चे को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं या अपनी सियासत को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। मतलब ये है कि आप इल्ताफ हुसैन का बयानिया, ठीक है ना जी, वो बिलावल के मुंह में डाल दें। बिलावल पे बात करूंगा क्योंकि एक स्टेज पे बिलावल ने ये स्टांस लिया था कि मैंने करप्शन नहीं की है। जब हमने इस प्रोग्राम में एक दफ़ा डिस्कस भी किया था कि वो खुद को फासला कर रहे हैं, लेकिन फिर वो खुद जाके साथ खड़े हो गए। लेकिन ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जरदारी साहब पर बात हो रही थी। आप कह रहे थे जरदारी साहब ने पिछले 6 माह में वो किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पिछले 6 माह में अब वो कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगले 15 दिन 1 माह में वो यही कुछ जारी रखेंगे, उन्हें नुकसान होगा। देखें, वो जरदारी साहब की जो एक तबीयत होती है, सियासी तबीयत से ज़्यादा उनकी एक माफिया वाली तबीयत है कि दूसरे को करके डराओ, ठीक है ना जी, वो डरे
तो फिर उस पर चढ़ जाओ, अगर ना डरे तो फिर वापस आ जाओ। तो वापस बैन ही वही काम उन्होंने यहाँ भी किया कि फर्स्ट किस्त में तो इलेक्शन लेके अब तक तो वो बिल्कुल लेटे रहे ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना जी। उन्होंने नून को भी झंडी करा दिया, नवाज शरीफ से मिलने से भी इनकार कर दिया, सदारत, ये वो तमाम इश्यूज। जब सब चीज़ें हाथ से निकल गई तो अब जो है अब वो खड़े हो गए, और खड़े जिस बयानिए पे हुए हैं वो, और जिस ग्राउंड पे खड़े हुए हैं वो उन्होंने ग्राउंड पकड़ा है अमेरिका और इंडिया का, ठीक है, जिसको चाट के मियां साहब जो है अपने घर वापस आ चुके हुए हैं। ठीक है। मतलब मोदी से दोस्ती का नैरेटिव जो था और अंग्रेजी बोल के अपनी बात को कन्वे करने का नैरेटिव जो था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पिछले पंजों पे डालने का जो नैरेटिव था, वो सब कुछ करके देख लिया अपना इन्होंने, मियां साहब ने। उसके बाद उन्हें इनकी शहबाज साहब की उस पे आना पड़ा, नैरेटिव पे आना पड़ा। आज जो है मतलब उनका अंजाम देखने के बावजूद कि वो आज मुंह पे टेप लगा के जेल में बैठे हुए हैं, बेटी जी को भी उन्होंने ज़बान की दराजी से ट्विटर तक लिमिट कर दिया है, वो भी मतलब इंतहाई सॉफ्ट मैसेज, बीमारी तक, अब बीमारी तक महसूस कर दी। अच्छा, अब जो है ऐसे मौके पे इन्होंने बिलावल साहब को जो है वो एक मोबाइल पकड़ा के और हुसैन हक्कानी से ट्यूटरिंग करा के, और अमेरिका से जैसे कोई थाने से ना फिर के कोई चीज़ आ गई उस तरह आके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के अंदर हाउस को इन ऑर्डर करने की इनको भी वही हाल होगा जो नवाज शरीफ का हुआ, इनका उससे बुरा हाल होगा। अच्छा, और बिलावल को आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, बिलावल को ये बचपना, बिलावल हमें तो अपने बच्चों की तरह लगता है कि उसकी माँ जो वालदा जो थी वो एक बहुत ही मतलब शफीक खातून थी। उस सूरत हाल में बिलावल से ये रवैया एक्सपेक्ट करना, मैं बिलावल को वार्न कर चुका हूं, कल भी किया था कि तुम अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। आपको लगता है बिलावल थोड़ा यू टर्न लेंगे, अपनी इस बात से वापस आएंगे, पिछ वापस? मैं समझता हूं कि बिलावल अगर माफी मांग ले कौम से तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, और उसको आज चाहिए कि असेंबली में खड़ा होकर अंग्रेजी के अंदर दोबारा जो है, जो वहां पे दहशतगर्दी हुई है न्यूजीलैंड में, उसके खिलाफ भी ये बात कही है, उसके खिलाफ ये बात करे और अपने आप को एक्सोनरेट करे उस तमाम लघु बातों से जो हुसैन हक्कानी ने उससे असेंबली में। बिलावल को इतनी समझ आ जाएगी अगले 15 दिन 1 माह में? मेरा ये ख्याल है कि बिलावल के ऊपर सख्ती तो बढ़ती जाएगी। अच्छा, वो मुझे रुकती नज़र नहीं आ रही, और जरदारी साहब के ऊपर सख्ती मुझे रुकती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, दोनों पे सख्ती। देखिए, इसमें एक बात, आपने भी उन्हें 20 तारीख को बुलाया है और सब कुछ, अभी जो हम चूंकि नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो जितनी जल्दी राइट टर्न ले लेगा। अच्छा, हाँ, आप यू टर्न नहीं मानते, आप राइट टर्न की तरफ आते हैं। राइट और रॉन्ग टर्न्स होते हैं ना इंसान के, तो अगर वो राइट टर्न ले लेगा तो उससे उसकी सियासत में थोड़ी सैनिटी आ जाएगी, और अगर उसका स्पीच राइटर हुसैन हक्कानी रहेगा तो मैं लिख के दे देता हूं कि वो, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, वो पाकिस्तान में पार्टी चलाना तो दूर की बात है, वो साइकिल भी नहीं चला, रिक्शा भी नहीं, आपने कहा। आज मैं साइकिल कह रहा हूं, आज साइकिल कह रहे हैं। इमरान खान पे आज इमरान खान को क्या चैलेंजेस दरपेश है? देखिए, इमरान खान को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, इमरान खान इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी हकीकत है, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ी सियासी हकीकत। देखिए, सियासत की मिराज है ना कि आप प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, मिराज पे आ गए। अच्छा, अब ये है कि इस वक्त इमरान खान की जो स्ट्रेटेजिक मूव है वो उसके ऑपोजिशन भी समझ ले और अवाम भी समझ ले, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। वो अपनी पॉपुलैरिटी पे खेल रहे हैं, ठीक है जी, और अपनी किस्मत पे खेल रहे हैं, ठीक है जी। किस्मत आपने इसमें देख ली, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में देख ली, बारिशों में देख ली, बर्फबारी में देख ली, बाकी चीज़ों में देख ली कि किस्मत अभी उनकी चल रही है। और दूसरा जो उनका स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है, वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मैं अपने अददी अक्सरियत की वजह से हुक्मरान नहीं हूं, मैं आवाम की सपोर्ट की वजह से हुक्मरान हूं। जिस घड़ी किसी ने उन्हें अददी अक्सरियत पर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा
कि वो कहेंगे जी मैं इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। अच्छा, ये मैं बड़ी ही हसास बात कर रहा हूँ इस वक्त, कोई जिसको तमाम सियासी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सियासत में नए लोग आ रहे हैं, जो इस वक्त सियासत में तबाह आजमाई आप कर तो रहे बड़े हैं, प्लेयर्स को मैसेज दे रहे हैं। मैं उनको भी दे रहा हूँ और छोटों को समझा भी रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान के पास ही हैज़ गॉट नथिंग टू लूज, जहाँ तक उसकी स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, कि वो कह रहे हैं कि जी अगर आप मुझे हुक्मरानी का हक नहीं देंगे अपनी अददी निस्बतों के साथ, अगर आप जो है 5 लोग मेरे तोड़ के जो है मेरी हुकूमत गिरा देंगे तो गिरा दो, मेरा क्या जाता है, मैं सबसे बड़े इम्तिहान से बच जाऊंगा। ठीक है, नहीं पर आप नहीं समझते कि जो अगर आपकी मैं बात मान लूं कि वो पॉपुलैरिटी पे खेल रहे हैं, तो जो डिलीवरी और गुड गवर्नेंस और इन्फ्लेशन और महंगाई, गैस 141% महंगी, अब 41% और महंगी, वो कह रहे हैं टोटल 186 हो जाएगी, बिजली के नरक, डाउन साइजिंग इदारों में, जॉब कट्स, ये इमरान को इफेक्ट नहीं करेंगे? देखिए, मैंने आपसे बात की है कि 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, एक है टेक्टिकल एस्पेक्ट। मैंने आखिरी बात जो की है वो मैंने ये की है कि वो कहते हैं अगर मुझे हटाते हो तो हटा दो, आई हैव नथिंग टू लूज। मतलब ये है कि अगर आपने कहा मैं वो बड़े इम्तिहान से बच जाएगा। बड़े इम्तिहान से बच जाएगा। बड़ा इम्तिहान क्या है? वो ये सारे हैं जो आपने बयान फरमाए हैं। उन्हें गुड गवर्नेंस देनी है जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, जो अभी तक नहीं दे पा रहे और बाकायदा नहीं दे पा रहे, इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं है। उन्होंने इकॉनमी को संभालना है जो अभी तक वो नहीं संभाल पा रहे। उन्होंने डिलीवर करना है जो अभी तक बज़ाहिर वो महंगाई को वो नहीं लग सके, जॉब्स को वो नहीं वो कर सके, वो पूरी हुकूमती मशीनरी को अभी आगे। वैसे अगर मैं उनकी उसमें घुस के देखूँ उनके शूज़ में, तो मैं कभी भी ना कहता कि जी मैं 100 दिन में कुछ कर लूँगा। अब तो 200 दिन का भी एक, और मैं कभी भी 200 दिन की बात ना करता, मैं कम से कम 3 साल की तो बात करता। कभी 3 साल के बाद आखिरी 2 साल में मेरे से डिलीवरी एक्सपेक्ट करना, ये इश्यूज हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी टीम ने जिस तरीके से उनको एम्बैरस किया है, फाइनेंशियल टीम हो या दूसरी टीम हो, उन्होंने उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना कि एक नाअहली का पहाड़ खड़ा कर दिया आसपास। वो भी उनके इश्यूज में से एक इश्यू है। अब इन सारों को ब्यूरोक्रेसी उनसे ताउन नहीं कर रही, ठीक है जी। और जो नैब का एक्सीलेटर है उससे मियाँ साहब अपना इमरान साहब पाँव उठाना नहीं चाहते। उनका ये ख्याल है कि ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ठीक है, जो कि सही है। देखें, इस वक्त उन्हें गर्द भी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए और उनको, लेकिन अगर डिलीवरी ना हुई तो पॉपुलैरिटी गिरेगी या पॉपुलैरिटी खड़ी? देखें जी, डिलीवरी ना होने की शक्ल में पॉपुलैरिटी तो गिरने से नहीं रुक सकती, ठीक है, गिरती है और गिरेगी, ठीक है ना जी। लेकिन उनकी डिलीवरी जो है वो, उसको कौन कौन सा, अभी आज तक की उनकी डिलीवरी को मोदी संभाल गया, ठीक है ना जी। मोदी ने उनको मतलब वो लगा दिया, टेंशन डाइवर्ट कर दिया। आज जो उनके लिए चैलेंजेस हैं, मैं ये समझता हूँ, एक ये है कि सी पैक में वो डिलीवर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सी पैक की इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। आज उनके लिए चैलेंज ये है कि वो इकॉनमी के इश्यूज को डील नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इकॉनमी रुकी हुई है। आज उनका इशू ये है कि वो फुल थ्रॉटल में अपनी मईशत के पहिए को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। अभी इमरान पे और बात करनी है कि उनका ऑपोजिशन से वो कहते हैं बात नहीं करूंगा, और बातें क्या हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। देखिए, इमरान खान साहब ने जो बाजोड़ में जलसा किया मोहम्मद एजेंसी में कबायली इलाकों में, उसमें उन्होंने एक बात की जिस पर अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है। उन्होंने कहा मैं मोदी से तो बात कर सकता हूँ पर इन करप्ट लोगों से बात नहीं करूँगा। अब सूरत हाल ये है कि अगर वो अपोजिशन से बात नहीं करेंगे तो जमहूरियत का पहिया कैसे चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन 2 पहिए हैं। आप समझते हैं इस डेडलॉक से इमरान चल जाएंगे दोनों से? देखिए, मैं इमरान का इस वक्त सबसे बड़ा जो एक इशू है वो ये है कि उसने बेहिम्मतों की फ़ौज अपने साथ इकट्ठी की हुई।
नॉन डिलीवरर्स की एक फौज इकट्ठी की हुई है, एक गैर सियासी फहम ना रखने वालों की एक फौज अपने साथ लेके वो चल रहे हैं पूरी टीम को। तो ये उनका एक इशू है। जहाँ तक सवाल है उनकी इस स्टेटमेंट का कि मैं मोदी से तो बात कर लूँगा लेकिन इन आप लोगों से बात नहीं ये उनकी बात नहीं है, ये आम आदमी की बात है। देखिए, आप जिस मुफाहमत को और ये इक़्तिदार के ईवानों में बैठ के और जनाब एक बड़े बड़े लीडरों से मिलने के बाद जब 2-4 एंकर आ जाते हैं और उनको वो लगता है कि जी वो तो बड़े ही डिसेंट लोग हैं, उनके खानों में उनके घरों से मरूब हो के उसके बाद इनसे बात ना की तो जी सियासत गिर जाएगी। वो इनसे जो अगर इमरान खान ने बात की होती पिछले 22 साल में तो आज वो इनका वजीर क्या इनका फ़कीर बन चुका होता। उसने इनसे लड़के ही जो कुछ हासिल किया करेगा और आइंदा भी करेगा। इसलिए अगर वो मोदी से बात करेगा तो ठीक करेगा, वो तो हुक्मरान है किसी मुल्क का। इनकी क्या औकात है कि वो लोग जो एक मुल्ज़िम के तौर पे कटहरे में खड़े हुए हैं उनसे मिले बगैर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम अगर नहीं आ सकता तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की मईशत में तो पनाह हो सकता है लेकिन पाकिस्तान के करप्ट्स में पनाह नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपोजिशन से बात करनी पड़ती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हुकूमत को अपोजिशन से बात करनी पड़ती है, वो तो कर रही है पार्लियामेंट में। वो भी दे दी ना अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सिंध में तो अभी तक पीपल्स पार्टी ने नहीं दी, उस पर भी कोई नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाना है तो आप जो शेयर उसको देते हैं दे दें, लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री इम्बैलेंस की वजह से आप अवाम के खिलाफ चलें तो मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडर क्वेश्चन, अंडर थ्रेट आ जाएगा। जिस पे ये शोर मचाते हैं ना कि जी सदारती निज़ाम और ये निज़ाम, ऐसी हरकतें जब पार्लियामेंटें करती हैं कि नॉन डिलीवरी की बुनियाद बन जाती हैं और करप्शन के मुहाफिज बन जाती हैं, आइन कानून साजी करती नहीं है और अपनी अददी अक्सरियत को ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करती है कि जी मेरे को 3 बंदे ने मैनू वज़ीर आला बनाओ वरना मैं तानू डेग दांगा। मतलब यह है कि आप अददी अक्सरियत पे अवाम को और हुकूमत को और सिस्टम को ब्लैकमेल जब करते हैं। देखिए ना, फिर अगर ये भी तो देखेंगे इमरान के सारे इत्तेहादी उनसे नाराज हैं, काफ नाराज है, मैंगल नाराज है, MQM नाराज है। वो इमरान के इत्तेहादी नहीं है। हाँ, देखें जी, वो जो है वो इमरान के हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इमरान ने अपना इत्तेहाद डे 1 से, आप उसको राइट कहें या रॉन्ग कहें, उसने अवाम के साथ रखा हुआ है। उसके बाद उसने अपने इलेक्शन के अंदर के लिए, ठीक है ना जी, वो इलेक्टेबल से फैज याब हुआ, ठीक है ना जी, और उसने जो है 2 दिन से आप फैजियाब पे बहुत जोर है आपका। मैं वैसे बता रहा हूँ फैजियाब पे बहुत जोर है आपका। 2 दिन फायदा उठाया, चलें फैजियाब ही रहने दे इसको, वो फैजियाब हो गया। अच्छा, अब ये है कि पर वो कहते हैं फैज रहा नहीं फैजियाबी का। नहीं, देखें जी, बात ये है कि वो अब जो सूरत हाल है इसके अंदर इमरान खान अपने फायदे से अच्छा और किसी चीज को नहीं समझता, वो अपने फायदे को खूब समझता है। इस वक्त जो है उसने जिस जगह पे अपना किबला रखा हुआ है वो पब्लिक है। पब्लिक का किबला अगर देखें उन्होंने किबला शहबाज शरीफ क्या कहते हैं वो कहते हैं इन्होंने कुछ ना कहो, इमरान को कुछ ना कहो, इसको परफॉर्म करने का मौका दो। वो हार्डन्ड है, वो समझ चुके हैं सियासत को कि इमरान खान के लिए चैलेंज उसकी परफॉर्मेंस है, ये ऑपोजिशन नहीं है। इन्हें बिलावल को और जरदारी साहब को कौन समझाएगा? शहबाज शरीफ अगर शहबाज शरीफ क्यों समझाएगा? अपनी टेक्नोलॉजी वो अपने पास रखेंगे। शहबाज साहब उनको क्यों देंगे? भाई मेरी टेक्नोलॉजी है, उनको तो वो मरवाएंगे, ठीक है। और वो अपनी तरफ से वो बड़ा, आप ख्याल है इत्तेहादियों से कोई थ्रेट नहीं इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है इत्तेहादियों से। ये इतनी मैं आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा हूं और आप देख लेना, अगर ऐसे ना हुआ तो जो सजा हो मैं लेने पर तैयार हूंगा। इमरान खान का इत्तेहादी इशू ही नहीं है, इमरान खान का ऑपोजिशन इशू नहीं है। इमरान का इशू अवाम है। अवाम इस चीज पे कन्विंस्ड है कि ये जो खुशहाल चेहरे बैठे हुए हैं, ये शुगर मिलें लगा के, ये पैसे बना के, ये बार की प्रॉपर्टियां बना के, इनकी किसी तरह से साढ़ू कुछ मिले ना मिले ए बर्बाद हो जाए।
ठीक है, ठीक है ना। अवाम का ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है, इनकी बर्बादी देखना जो है ना। वो कहते हैं, हसन निसार साहब हमारे भाई हैं, वो कहते हैं यार नवा इनकलाब क्या होता है, वो नवे जालिम पैदा करने का एक प्रोसेस होता है। तो वो नए जालिम बनना चाहते हैं। अवाम को कोई शौक नहीं है कि ये जो बुत जो अपने आप को कुछ आदमियों के अंदर बड़े कद का महसूस करते हैं। फिर आपने जरदारी का भी बता दिया, शरीफ का भी बता दिया, इमरान का भी बता दिया, जरा फजलुर रहमान साहब का बता दें। वो तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। वो कहते हैं 4 वोटों की हुकूमत है, यूं गिरा दें, जलसे भी कर रहे हैं। अपोजिशन सारी में से सिर्फ वही यार जहर में जलसा कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, मैं उनके ज़माने से उनका चाहने वाला हूँ। फजलुर रहमान साहब से मेरा ऐसा एक ज़ाती सा बहुत ताल्लुक़ भी है और बहुत उनसे दोस्ती भी है। मैं उन्हें इलेक्शन से पहले से कह रहा हूँ एक बात, कि वो इस वक्त जो स्टेटस को की सियासत कर रहे हैं उसकी गुंजाइश नहीं है। उन्हें अपने वालिद की तरह सियासत करनी चाहिए, और वो गुर्बत की सियासत करते थे। ठीक है। उन्होंने कमज़ोरों को ताकतवरों के सामने खड़ा किया। अपना ये जो है आपको फजलुर रहमान की कोई फजलुर रहमान साहब जो है, फजलुर रहमान साहब इस वक्त ताकतवरों के साथ मिलकर मजीद ताकत बढ़ाना चाहते हैं। और जो ताकतवर और इलेक्टेबल और वडेरे जो होते हैं वो किसी को अपनी ताकत नहीं देते। वे आज इमरान खान उनके आगे उनके हाथ में आ जाए ना तो इसकी भी सारी ताकत खींच के इनको छिछड़ा बना देंगे। तो फजलुर रहमान साहब की जो ताकत है, जो उनका इलाका, जो उनकी फॉलोइंग है, उस फॉलोइंग को अगर वो अपने वालिद साहब के रास्ते पे नहीं लाएंगे और तब्दीली के रास्ते पे नहीं लेके चलेंगे तो वो काने नमक रा नमक हो जाएंगे। अगर वो जरदारी, बिलावल और नवाज शरीफ की हिफाजत के लिए दीनी कुव्वतों को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहेंगे तो उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख से तारीख तार हो जाएगा। मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, उनके सामने बैठ के भी कहूँगा और पहले भी कह चुका। आपको लगता है वो कोई APC करके नून पीपल पार्टी को इकट्ठा करके कोई एक जॉइंट स्ट्रेटजी करके कुछ कर सकते हैं? इमरान खान, भुट्टो साहब आए थे ना, उन्होंने सारी APCs की बत्ती बना के ना उसको माचिस से जला दिया था। ठीक है ना जी। और अयूब खान के पास APC बैठी होती थी और वो अकेले बाहर बैठे हुए थे, इलेक्शन को वॉश कर दिया। आइंदा इमरान खान की जो माइंड सेट है उसकी मौजूदगी में ऑल पार्टीज की सियासत नहीं चलेगी। अच्छा, अब ऑल अवाम की सियासत चलेगी, अवाम के जहन की ख्वाहिश की सियासत चलेगी, अवाम की डिलीवरी की सियासत चलेगी इमरान खान साहब के लिए। इसलिए, और अगर ये सब कुछ ना हुआ, अगर इमरान खान ने भी डिलीवर ना किया और इन्होंने APCs के जरिए इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, अवाम के इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय अपने इलेक्टेबल्स और अपनी लूट मार के तहफ़्फ़ुज़ की सियासत के जरिए इमरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, इमरान या भूत बन जाएगा या पूरे का पूरा सियासी निज़ाम जो है वो छुट्टी हो जाएगा। छुट्टी। चले, मुझे ब्रेक लेके बाद वापस आऊँगा, कुछ सूबाई हुकूमतों के मुस्तकबिल के बारे में भी आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हमने मेन जो मरकज़ी पॉलिटिकल सीन के प्लेयर्स की आपसे बात कर लिया, अब ज़रा प्रोविंसेस पे आ जाएं। सिंध हुकूमत आपको ख़तरे में लग रही? देखिए जनाब, जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक़ है, सिंध हुकूमत की डिलीवरी क्वेश्चन मार्क है। सिंध हुकूमत की करप्शन बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत जो है किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी को वहाँ छोड़ना नहीं चाहती। इवन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक को जो है वो सफोकेट करने की कोशिश कर रही है। ऊपर से सिंध की हुकूमत लेने के बावजूद जो सिंध में हुक्मरान पार्टी है वो कन्फ्रंट कर रही है नेशनल इंटरेस्ट के साथ, सिर्फ इसलिए कि सिंध में उसको खुली छूट दे दो। मैं सिंध का मुस्तकबिल, मैंने हमेशा सिंध हुकूमत के मुस्तकबिल को महफूज बनाने वाले, आपने तो कहा जेल से भी वज़ीर आला होंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं वो दिन ना आए जल्दी
कि जिस तरह गिलानी साहब को खुद जरदारी साहब ने फारिग किया था, इसी तरह मुराद अली शाह को भी खुद जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी फारिग करके किसी नए फर्द को लाए। नहीं खुलाए। वजह उसकी ये है कि अब जो सूरत हाल सिंध हुकूमत की बन रही है और जो जिस किस्म का स्टांस इस वक्त पीपल्स पार्टी ले रही है, वो मतलब वो तारीख के पहिए को उल्टा चलाना चाहते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को मिल जाएगी, वहाँ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई पीटीआई के मरकज से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। हमने तो अपने प्रोग्राम में जुबैर साहब की भी उनको सपोर्ट दिला दी थी, लेकिन हमारा तो ये फैसला है कि जिस दिन तक नहीं मिलेगी हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चूँकि हम जमहूरियत की और आवाम के लिए तमाम ये जो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर पीपल्स पार्टी दे देती, मुराद अली शाह साहब तस्वर होते हैं बिलावल साहब के उम्मीदवार, ठीक है जी। बिलावल साहब जो है वो बन गए मोदी के उम्मीदवार, ठीक है ना जी। ये तो आप हाँ, कई प्रोग्रामों से कह रहे हैं, कई प्रोग्रामों से कह रहे हैं, और वो बन गए हुसैन हुक्कानी के ताबेदार। ऐसी सूरत हाल में मुझे खुद मुराद अली शाह का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जिस बड़े पैमाने पे माजी में करप्शन करती रही है, अगर अब भी वो वही करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। पंजाब में भी बड़ी तब्दीली की खबरें। आप तो मुराद अली शाह को ख़तरे में कह रहे हैं, यहाँ हमने कल भी डिस्कस किया बुज़दार भी ख़तरे में है। आपको लगता है तब्दीली आ जाएगी या बच जाएंगे बुज़दार? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि तब्दीली तो लानी पड़ेगी। अच्छा, आएगी या नहीं आएगी, पर लानी पड़ेगी। तब्दीली बुज़दार के जाने की शक्ल में हो, ठीक है जी, या परफॉर्मेंस की शक्ल में हो, या किसी बेहतर निज़ाम की शक्ल में हो, जो भी शक्ल बने। लेकिन अगर अभी तक की जो एम्बैरेसमेंट पंजाब में, आपके वज़रा पे करप्शन की इंक्वायरीज भी हो रही हैं। देखें जी, एक करप्शन शुरू हो जाए, ठीक है जी, एक जो है आपकी नॉन डिलीवरी जारी रहे, दूसरी तरफ ये है कि आपकी हुकूमत कहीं और से चल रही हो, आप कहीं और बैठे हो, तीसरी तरफ जो है बरादरियों का टकराव शुरू हो जाए, चौथी तरफ जो है आप कुछ भी ना करें, और ये है कि ना जो महकमे कारआमद हो उनके वज़ीर ना हो, और जो वज़ीर हो वो काम ना कर रहे हो, अस्पतालों में दवाई ना मिल रही हो, सड़कों पे खड्डे पड़ जाएं, और जनाब नॉन डिलीवरी के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो सामने आ जाएं, तो इमरान खान जो है वो बुज़दार को जहेज़ में तो नहीं लाया ना। केपी और फाटा का इशू भी बहुत चल रहा है, और इमरान खान साहब अब फाटा गए भी इसीलिए। आपको लगता है उनकी जो प्रोविंशियल असम्बली की सीटों का मामला है ये है वो रिजॉल्व होगा? देखें जनाब, जहाँ तक सवाल है ना केपी का, केपी में मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त, एक इशू तो खैर उनकी हुकूमत की भी डिलीवरी है। पंजाब जैसे ही काल रहा है, उथे वही हाल है, वही हाल है। मुझे तो इतना उस पर वो कभी कभी आता है कि बस वो, और फिर जस्टिफाई करने, अगर ऐसे मामले में मान लिया जाए ना कि यार ये गलत हुआ है जी, गलत हो रहा है, हम ठीक करने की ज़्यादा अच्छा हो, हर चीज़ को जस्टिफाई करना, फिर जब इमरान खान साहब मान लें फिर उसको ठीक करना, मतलब ये गलत रवैया है जो वहाँ पे चल रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ा इशू जो है, जो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक इशू है, वो फाटा का है। फाटा को पाकिस्तान में मर्जर का जो फैसला किया गया वो पिछली हुकूमत के ज़माने में हुआ, लेकिन उसके अंदर फ़ौज का और इस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक रोल था, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में होने वाले चंद बड़े और अच्छे फैसलों में से ये एक फैसला है। लेकिन इस वक्त जो उस फैसले को, वो कहते हैं नो ट्रीटमेंट इज बेटर देन हाफ ट्रीटमेंट, आपने उनको शामिल कर लिया, अभी आपने सूबाई सीटें उनकी नहीं दी, वहाँ पे कोई मुकामी किस्म की जो चल रही हैं तहरीकें टाइप और जिनके ऊपर रिजर्वेशन हैं लोगों की, ठीक है, उनको ट्रीट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक करना चाहिए, लेकिन उनकी वजह से कोई इलेक्शन का प्रोसेस रोकना जो है वो उनको कमज़ोर नहीं करेगा, उनको ताकतवर करेगा। आप अगर सूबाई असम्बली में उन्हें ले आएंगे और उनकी, वो कौमी असम्बली में भी तो बैठे हैं, क्या हो जाएगा, वो आएंगे बात करेंगे, अगर आइन से बाहर की बात करेंगे तो आइन उन्हें डील करेगा, कानून से बाहर की बात करेंगे तो कानून उन्हें डील करेगा। लेकिन आप फौरी तौर पर सूबाई असम्बली के सूरत में और जो उनके फंड्स हैं
उसमें सिंध को या किसी सूबे को रुकावट नहीं बनना चाहिए। अगर कोई रुकावट बने भी उसके बावजूद उन्हें फंड्स दिए जाने चाहिए। आज का प्रोग्राम इतना ही है। दुरानी साहब, आपने से हमने पूरे मंजरनामे पर बात की है, बहुत सी प्रेडिक्शंस ली हैं दुरानी साहब से, बहुत सा आगे का हाल जाना है कि आगे क्या हो सकता है। सब बड़ी पार्टियों पर भी बात की है, बड़े सियासतदानों पर भी बात की है, हुकूमतों पर भी बात की है। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से इजाज़त दीजिए। अगले जुमे मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।